क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये नंबर दिखाकर खूब एड्स चलाई जाती हैं, बट दिस क्लेम सेटलमेंट रेशो इज मीनिंगलेस। सारी इंश्योरेंस कंपनीज साल के एंड पर IRDAI को अपना एक रिपोर्ट कार्ड भेजती हैं। IRDAI ये सारे डेटा को कंबाइन करके एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सारा डेटा होता है, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशो ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंपनीज, अमाउंट सेटलमेंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशोज, AUM एंड कई सारी और डिटेल्स। हाउएवर, आपको ये लग रहा होगा कि आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 24 जून 2023, अगर आज मैं चेक करूंगा IRDAI के वेबसाइट पर तो मुझे FY 22 to 23 की रिपोर्ट मिलेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। IRDAI की एक खासियत है कि ये एनुअल रिपोर्ट हमेशा 1 साल डिलेड है। क्या बोलूं अब मैं इस पे? तो मैंने 1 साल नहीं बल्कि लास्ट 3 साल की रिपोर्ट्स के डेटा को एनालाइज किया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे एनालाइज कर सकते हो ताकि आप अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए सिर्फ बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ही पिक करो। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप, वेलकम बैक टू LLA। शुरू से शुरू करते हैं। What is claim settlement ratio anyway? Simply put, claims passed divided by total number of claims into 100। मतलब कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम्स आते हैं और कंपनी ने 2 क्लेम्स को छोड़कर 98 को पास कर दिया तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो बन गया 98%। देश में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी के नंबर्स अपने पास हैं IRDAI की रिपोर्ट से, और वो भी एक नहीं 3 साल की। तो ये डेथ क्लेम्स का बेटा बोल रहा हूँ। तो ये डेथ क्लेम्स का डेटा है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी के पास पिछले साल के कितने पेंडिंग क्लेम्स हैं जो उसको इस साल सॉर्ट करने हैं, न्यू क्लेम्स और कितने आ गए, एंड फाइनली इस साल के टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स कितने हैं, उसके बाद कितने क्लेम्स पास करे एंड उनकी क्या मॉनिटरी वैल्यू थी, फिर कितने क्लेम रिजेक्ट हुए, कितने रेप्यूडिएट हुए, कितने सॉल्व नहीं हो पाए और अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, और जो पेंडिंग क्लेम्स हैं वो एवरेज कितना डिलेड है। बट ऐसे देख के क्या ही समझ में आएगा, इसको एक्सेल में डाल लेते हैं एक बार। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। बाय द वे, ये जो परसेंटेजेस हैं ये IRDAI की रिपोर्ट में ही आजकल पब्लिश होने लग गई हैं। 3-4 साल पहले ये परसेंटेज का नंबर आता नहीं था और हमें एक्सेल में डाल के परसेंटेज भी कैलकुलेट करना पड़ता था। तो ये वाला जो कॉलम है दिस इज क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्योंकि ये वाला कॉलम्स अपना टोटल क्लेम्स का है और ये नंबर ऑफ क्लेम्स पास्ड है। फॉर एग्जांपल 351 टोटल क्लेम्स आए आईगॉन को और उसमें से 344 पास हुए एंड उसका परसेंटेज बनता है 98%। तो अब अगर मैं सिंपली इस पे डिसेंडिंग ऑर्डर का फिल्टर लगा दूं हाई टू लो तो मेरे पास सारी कंपनीज आ जाएंगी एंड ये रही आपकी टॉप 10 टॉप 5 कंपनीज। सेम काम मैं हर साल की रिपोर्ट में कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर यूजलेस है। ये तो अपना क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज था और ये होगा क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय बेनिफिट अमाउंट, यानी इस कंपनी को 371 करोड़ के क्लेम आए, उसमें से 342 करोड़ उसने पास किए। तो अगर मैं इस पे एक हाई टू लो का फिल्टर लगा दूं तो मुझे उसके अकॉर्डिंग टॉप 10 टॉप 5 कंपनीज आराम से मिल जाएंगी। बट ये वाला नंबर भी यूजलेस है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। आप सोचो, कंपनी ने जो क्लेम्स रोके हैं, क्या आपको उसके पीछे की वजह पता है? हमें बस स्टैटिस्टिक्स पता है कि कितने क्लेम्स रुके हैं, हमें ये नहीं पता कि क्यों रुके हैं। हो सकता है कंपनी ने चीटिंग की हो, या कस्टमर ने चीटिंग की हो, या फिर कोई ऐसा भोला भाला कस्टमर जो उस पॉलिसी के लिए एलिजिबल तक नहीं था, उसको कोई एजेंट आकर पॉलिसी बेच गया क्योंकि उसे अपना टारगेट पूरा करना था। अब इस केस में टेक्निकली कंपनी की क्या गलती है? ऑल्दो मॉरली पूरी कंपनी की ही गलती होती है, और इसीलिए मैं किसी भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट भी नहीं करता हूं, क्योंकि एक भी एजेंट या एम्प्लॉय अगर मिस सेल कर रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मजा आ रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसा मिलता है। टेक्निकली कंपनी बोल के निकल सकती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो एजेंट ने जो किया उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। बट मॉरली देखा जाए, अगर कंपनी का इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो लोग तो मिस सेल करेंगे ही। मैं एक ट्रैवल कंपनी में सेल्समैन का जॉब करता था, कॉल कर करके लोगों को ट्रैवल पैकेजेस बेचता था। सैलरी थी 15,000 रुपए और मेरे साथ वालों की भी 15-20 हज़ार ही होगी, और बोनस बन जाते थे 30-35-40 हज़ार रुपए। मेरे नहीं, मेरे साथ वालों के। ऐसे बोनस इसलिए बनते थे क्योंकि एक तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत ही ल्यूक्रेटिव था, और कंपनी की जब मालिक आके सामने सबको बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, बस सेल लाके दो, तो आप खुद ही सोच लो वहां पे मिस सेलिंग कैसे ही ना हो। विच इज व्हाई आई क्विट दैट जॉब। कमिंग बैक टू द सेटलमेंट रेशो, कहने का मतलब मेरा यह है कि जब तक हम ये नहीं बता सकते कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हुए हैं, तब तक हम क्लेम सेटलमेंट रेशो के नंबर से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। विद दैट सेम लॉजिक हम क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय बेनिफिट अमाउंट में से भी कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट्स में भी आपको यही अज्यूम करवाया जाता है कि किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर 98% है, मतलब आपके क्लेम पास होने की प्रोबेबिलिटी 98% है, बट ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है।
ये एक ऐसी मशीन नहीं है जिसमें प्रोबेबिलिटी पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये एक शॉर्ट गेम होता है। अगर आपने सब कुछ सही किया है और आप प्रॉपर जागरूक हो तो आपका क्लेम भी 100% पास होगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। इस रिपोर्ट में आपको क्लेम रिजेक्शन और क्लेम रेप्यूडिएशन का डेटा भी मिलेगा। अब ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं बट डिफरेंट भी हैं। रिजेक्शन मतलब आपका क्लेम प्रोसेस और इन्वेस्टिगेट होने से पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, या आपकी फैमिली ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए होंगे, या टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। बेसिकली सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक सिस्टम में वो चीज़ें नहीं डालोगे तब तक क्लेम आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए ये कई बार टेम्परेरी भी होता है। जब फैमिली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे देगी या सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा तब क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट क्लेम रेप्यूडिएशन थोड़ा सा ब्रूटल है। क्लेम प्रोसेस होने के बाद अगर कंपनी को लगता है कि ये अनपेएबल है तब आपका क्लेम रेप्यूडिएट होगा, मतलब ये फाइनल वर्डिक्ट है, अब कंपनी पैसा नहीं देगी। किन केसेस में होता है? लेट्स से आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई हाइपरटेंशन नहीं थी, बस आपको पता नहीं था कि थी, और बाद में कॉज ऑफ डेथ निकल कर आता है स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस और रिकॉर्ड्स में हर जगह लिखा हुआ दिख रहा है कि हाइपरटेंशन की दवाइयां चल रही थी पेशेंट की, तो कंपनी कहेगी कि पॉलिसी लेते वक्त आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया था, इसलिए अब आपके परिवार को पैसा नहीं मिलेगा। अब आपको और आपके फैमिली को लगेगा कि ये तो नाइंसाफी है। आपको खुद को पॉलिसी लेते वक्त आइडिया ही नहीं था कि आपको हाइपरटेंशन है, वो तो बाद में डायग्नोस हुआ। बट क्या ये बात कंपनी मानेगी? नहीं। तो इस केस में आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी एंड ये केस लड़ना पड़ेगा, एंड मोस्ट केसेस में कंपनी जीत जाती है। हाँ, उल्टा भी तो हो सकता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है और उसने जानबूझ के छुपा लिया और कॉज ऑफ डेथ में निकल गया तो फिर कंपनी का हक ही है ना क्लेम रिजेक्ट करने का या रेप्यूडिएट करने का। तो रिजेक्शन और रेप्यूडिएशन आपको समझ में आ गया। रिजेक्शन इज टेम्परेरी, या उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, आपके डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ज्यादा रिलेटेड है। रेप्यूडिएशन में वो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है एंड बाद में फिर क्लेम को मना किया जाता है। अब एक बार अपन रेप्यूडिएशन का डेटा देखते हैं। ये रहा क्लेम रेप्यूडिएशन रेशो बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड बाय बेनिफिट अमाउंट। तो बेनिफिट अमाउंट को ही देख लेते हैं एक बार अपन लो टू हाई का फिल्टर लगा के। तो आपको वो कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने सबसे कम बेनिफिट अमाउंट को रिजेक्ट किया है। अब आपको लग सकता है कि ये अच्छी बात है, बट ये नंबर भी यूजलेस है। अब आप एक बात बताओ, आपने वो कंपनीज निकाल ली जिन्होंने 1% या 2% से नीचे क्लेम्स रेप्यूडिएट किए हैं बाय बेनिफिट अमाउंट। तो क्या आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपके क्लेम रेप्यूडिएट होने के बस 1 या 2% चांसेस हैं? अगेन, हमारा माइंड इंस्टेंटली इसको प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, बट एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है नहीं। दिस इज जस्ट स्टैट्स। जो पिछले साल हुआ ये अगले साल चेंज हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंटेशंस और सारी फॉर्मेलिटीज अगर सही हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, आप प्रॉपरली एलिजिबल थे, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री में कुछ भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो फोकस आपको इन चीजों पे करना है कि अपना केस और अपनी फाइल कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है। इनफैक्ट आप ऐसे सोचो कि आप रेप्यूडिएशन या क्लेम सेटलमेंट के बेसिस पे कोई भी कंपनी कैसे चूज कर सकते हो। सभी कंपनी का प्रोसेस सिमिलर सा होता है, पैसा सभी कंपनीज को बचाना है। तो डेथ के बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो सभी कंपनीज का सिमिलर है एंड काफी ब्रूटल है। लेंस लेकर गलतियां निकालने बैठते हैं ताकि कोई ना कोई बहाना मिल जाए क्लेम रेप्यूडिएट करने का। लाइक आई सेड, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में जो नंबर वैसे भी दिखाया जाता है वो क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है, जो सारी कंपनीज का बहुत ही चंगा दिखता है। तो बड़े क्लेम्स को या आपके क्लेम्स को रिजेक्ट करते टाइम वो ये नहीं सोचेंगे कि उनकी इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो का जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब एक कंपनी अगर आपको रेप्यूडिएट कर सकती है आपकी फाइल के बेसिस पर, तो बाकी सारी कंपनीज भी सेम लॉजिक से आपको रेप्यूडिएट कर सकती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर डेथ ड्यू टू एडवेंचरस एक्टिविटी का केस है तो क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 7-8 टाइप्स की डेथ्स होती हैं जिसमें क्लेम नहीं मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। बाद में परेशान होने से क्या मतलब। पॉलिसी लेने के पहले 12 महीने में सुसाइड किया तो क्लेम नहीं मिलेगा। डेथ ड्यू टू क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं मिलेगा। दारू पी के गाड़ी चला रहे थे तो नहीं मिलेगा। नॉमिनी ने ही क्लेम का पैसा हड़पने के लिए अगर मर्डर कर दिया तो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक्सक्लूजन्स के बारे में पता होना चाहिए। रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। अपने पास अब आ रहा है AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। हर कंपनी का एक लाइफ फंड होता है, मतलब ऐसा पैसा जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती है क्लेम्स को देने के लिए। ये लाइफ फंड का पैसा मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। तो मेरे पास 4 साल का डेटा है। इस पर मैंने अगर हाई टू लो का फिल्टर लगाया तो मेरे पास टॉप कंपनीज आ जाएंगी विद मैक्सिमम AUM, और सबसे बड़ा AUM है HDFC लाइफ का 77,000 करोड़। एक्चुअली नहीं, उससे भी बड़ा AUM है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 26 लाख करोड़। पाकिस्तान के GDP से ज्यादा ही है। रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग डेटा आता है जिससे मैं 20% खुश हूं, 80% गुस्सा हूं। यह है कंप्लेंट्स डेटा।
यस, रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि एक साल में कंपनीज के अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स लोगों ने रजिस्टर की हैं और वो कंप्लेंट्स कौन से नेचर की हैं। और ये रहा वो डेटा। खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये डेटा शेयर हो रहा है हमारे साथ, और मैं नाराज इसलिए हूँ क्योंकि ये डेटा सिर्फ 2 भाग में शेयर होता है। पहला भाग LIC के अगेंस्ट कंप्लेंट्स और दूसरा भाग सारी प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट जो टोटल कंप्लेंट्स है वो। मतलब हम इंडिविजुअल कंपनीज के अगेंस्ट कितनी कितनी कंप्लेंट्स आई है वो डेटा नहीं देख पा रहे हैं। हम बस 2 साल का कंपैरिजन देख पा रहे हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि LIC के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ी हैं और प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स है वो कम हुई हैं। और इस चीज पर ध्यान दो, UFBP इसका मतलब होता है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ऐसी कंप्लेंट्स जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से की गई हैं कंपनीज पे, वो नंबर एक्चुअली सिग्निफिकेंटली प्राइवेट कंपनीज के केस में कम हुआ है। 26,500 से अराउंड 22,000। LIC में भी 400 कंप्लेंट्स कम हुई है। और इन्होंने एक और चार्ट दिखाया है जो 3 साल का कंपैरिजन है, और उसमें अपन देख सकते हैं जो प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं वो 35,000 से कम होकर 23,000 तक आई हैं। ये डेटा काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई विश इंडिविजुअल कंपनीज के नंबर्स भी हमको मिलते। और मैं तो चाहता हूँ IRDAI पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस करे, ऐसी पेनल्टीज जो कंपनी के अगेंस्ट आई हुई कंप्लेंट से डायरेक्टली लिंक्ड हो। मतलब कि पर 10,000 पॉलिसीज कंपनी की जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, अगर बढ़ी तो कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए, राइट। बट ये मेरी विजुअल थिंकिंग है, मेरी बात कौन ही सुनता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सारे नंबर्स को ही तो डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा टाइम के साथ इंसान को एक्सपीरियंस आता है, कुछ नई 4 बातें पता चलती हैं। नंबर्स का जो ट्रू इंटरप्रिटेशन है और जो आपको दिखाया जाता है विज्ञापनों में वो बहुत ज्यादा अलग है। एंड हर साल नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो क्या आप हर साल अपनी पॉलिसी चेंज करोगे? टेंशन मत लो, आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे ढूंढनी है, बट नंबर्स से जाना इतना सही अप्रोच नहीं है जितना बहुत लोगों को लगता है। तो बात यह है कि मैंने डेटा तो एनालाइज कर लिया, बट प्रॉब्लम यह है कि कौन से नंबर्स पे विश्वास करें अगर क्लेम सेटलमेंट रेशो, बेनिफिट अमाउंट, रिजेक्शन, रेप्यूडिएशन, इन सब पे विश्वास नहीं करना है। तो बहुत ही बेसिक चीजों पर ध्यान देना है। आप सबसे पहले AUM चेक करो। जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा AUM है, उतनी स्टेबल है। सेकंड, ब्रांड वैल्यू। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर कंपनी के पास खोने के लिए इज्जत ही नहीं है तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट भी करेगी और आपसे डरेगी भी नहीं। आप कहीं पे भी हल्ला मचाओगे सोशल मीडिया पे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। बट बड़ी एंड रेप्यूटेड कंपनीज थोड़ा सा ध्यान देती हैं। एक और चीज कर सकते हो, आप कंपनीज को इस हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो जो किसी ना किसी बैंक या बड़े इंस्टीट्यूशन से बैक्ड है, यानी पैसों की पावर ज्यादा है। HDI लाइफ के पास HDFC बैंक है, ICICI प्रू के पास ICICI बैंक है, इवन मैक्स लाइफ के पास एक्सिस बैंक है और टाटा के पास TCS है। मतलब इनके पास अगर बिग कैश रिच कंपनीज हैं तो क्राइसिस के टाइम पर दे विल बी बेटर टेकन केयर ऑफ, उनके बच्चे हैं ये। नेक्स्ट, आप ऐसी कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो जो 24 आवर्स क्लेम सेटलमेंट देती हैं, क्योंकि परिवार को जरूरत के समय पर कोई अगर दौड़ाए, परेशान करे तो वो अच्छा नहीं है। एंड जो ये 24 आवर क्लेम सेटलमेंट सर्विस है, ये आजकल सारी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं। और फाइनली जो आपको एक चीज और देखनी है वो है फ्यूअर टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टर्म इंश्योरेंस में जो 2 राइडर्स हम लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, इन राइडर्स में भयंकर हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इनका पैसा आपको फाइनली मिल नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल इलनेस में ये लिखा होगा कि कैंसर में पैसा तो मिलेगा पर स्टेज 2 के बाद ही मिलेगा, या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी में लिखा होगा कि पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में इतना पैसा मिलेगा और फुल होने पर इतना मिलेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि काफी कंपनीज की ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली और 30 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया और फ्यूचर में मान लो आपको क्रिटिकल इलनेस होता है और आप ये राइडर का पैसा क्लेम करते हो, तो कई कंपनीज वो 1 करोड़ के कवर में से ही 30 लाख निकाल कर आपको देती है और आपका जो लाइफ कवर है वो 70 लाख ही बचता है। वेयर एज कुछ कंपनीज 1 करोड़ के ओवर एंड अबव आपको 30 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर देती हैं। तो AUM, ब्रांड वैल्यू और पेरेंट कंपनीज के हिसाब से आप 4-5 कंपनीज निकाल लोगे और नाम आपको अभी भी समझ आ चुके हैं। और उसके बाद फर्दर नैरो डाउन कैसे करना है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करो और टॉप कमेंट चेक करो। आपको मैंने पॉलिसी बाजार का एक लिंक दिया है, वहां पर आप सारी कंपनीज के टर्म प्लान्स कंपेयर तो कर ही सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप उसका फॉर्म भरोगे तो आपके पास उनके एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा। कॉल उठाकर आप उनसे बोलना कि कंपनीज मैंने टॉप 5 तो शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, अब आप इनके जो राइडर्स की हिडन कंडीशंस हैं वो मुझे बैठ के समझाओ, कब पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या हिडन चीजें जिसका ध्यान मुझे रखना है, और आप उसके बाद डिसाइड कर लो कौन सी कंपनी की सबसे कम टर्म्स एंड कंडीशंस है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्लेम का पैसा मिलने के लिए। ये सारी मेहनत करने के बाद आपको 1-2 कंपनीज मिलेंगी जिसमें सबसे कम हिडन कंडीशंस है, जो राइडर का कवर ओवर एंड अबव योर लाइफ कवर देते हैं, आप वो ले सकते हो। और लेने के लिए जो मैंने आपको लिंक दिया है, अगर आप वो यूज करोगे तो आप बिना एक्स्ट्रा 1 भी रुपया खर्च किए हम लोगों के काम को सपोर्ट कर सकते हो। देखो, मैं सीधे सीधे आपको कंपनीज के नाम भी बता सकता हूँ, इनफैक्ट पहले बता ही देता हूँ। HDFC, मैक्स लाइफ,
टाटा, इन कंपनीज के टर्म प्लान आप ले सकते हो। बट एक टास्क मैं अभी भी आप पे इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा स्किन इन द गेम हो और ये डिसीजन आपको अपना खुद का फील हो, क्योंकि पॉलिसी लेने के बाद भी आपको कई साल तक चैन की नींद सोनी है। तो बस मेरी बात मान के ये जो क्रिटिकल इलनेस वाली हिडन कंडीशंस हैं ये आप पता लगाओ, और आपको भी कुछ नहीं करना है, बस पॉलिसी बाजार का फॉर्म भर दो, लिंक मैंने दिया ही है आपको, और वो जब कॉल करेंगे तो आपको उनसे बस ये सवाल पूछने हैं। वैसे साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो LIC भी अच्छा ऑप्शन है, बट हियर्स व्हाई आई डोंट लाइक इट। फॉर रिसर्च पर्पसेस मुझे अच्छे से याद है कि 2.5-3 साल पहले मैंने LIC के टेक टर्म प्लान का फॉर्म ऑनलाइन भर के पूरा प्रीमियम कैलकुलेशन वगैरह चेक किया था। आज की डेट में ये फॉर्म मुझे मिल ही नहीं रहा है। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है कि मुझे बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ा था, सिंपल एक गूगल सर्च से वो फॉर्म मुझे मिल चुका था। आज ऐसा लग रहा है कि LIC ने अपग्रेड नहीं बल्कि डाउनग्रेड कर लिया है। एज अ कस्टमर जो पूरा पैसा दे रहा है, कोई डिस्काउंट में तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों इतना पेन लूँ और अलग अलग जगह जाके 50 आर्टिकल्स पढ़ के ये ढूंढूं कि अब ये ऑप्शन कहाँ दबा दिया उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। या तो वो फॉर्म सिंपली हट चुका है या फिर इतना नीचे दब चुका है कि कंपनी चाहती ही नहीं है कि हम लोग वहां पर ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदें। मोर ओवर कोई एडिशनल बेनिफिट अवेलेबल है नहीं, 2 में से 1 राइडर ही अवेलेबल है। एज लिमिट पर भी कैप था, हो सकता है बढ़ गया हो, बट उस समय जरूर था। अनफॉर्चुनेटली 2023 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां एक कमांड देने पर AI भी आपका वेबसाइट बढ़िया बना सकता है, LIC का टेक इज अबिस्मल। इट इज सो बैड, एंड टर्म इंश्योरेंस के प्लान का नाम है टेक टर्म, एंड दैट्स द आयरनी। Therefore, एज अ कस्टमर मैं वहां जाऊंगा जहां का टेक सर्विस सब कुछ स्मूथ है। आफ्टर ऑल कोई भी मुझे डिस्काउंट में पॉलिसी नहीं बेच रहा है जो मैं इतनी सारी चीजें झेलने के बाद, अपना टाइम वेस्ट करने के बाद वो पॉलिसी लूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसीलिए मैंने अपना खुद का भी जो टर्म इंश्योरेंस है वो एक प्राइवेट कंपनी से ही लिया है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने आपको बताया कि आप ना तो रिजेक्शन, ना रेप्यूडिएशन, ना बेनिफिट अमाउंट रेशो को देखकर कुछ भी कंक्लूड कर सकते हो कि आपके क्लेम पास होने के क्या चांसेस हैं, क्योंकि ये नंबर्स प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होते। तो कैसे ये इंश्योर करना है कि आपका क्लेम पास हो? तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है कि वो जो कंपनी है वो बहुत ही थरो इन्वेस्टिगेशन करेगी। ट्रस्ट मी, दे आर प्रोफेशनल्स एंड योर फैमिली इज नॉट। एक भी गलती आपने और आपकी फैमिली ने अगर कर दी तो वो बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए मेक श्योर पॉलिसी लेते वक्त आप सारी चीजें एक्यूरेटली डिस्क्लोज करो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाकी हरकतें जैसे कि ड्रग्स, ये सब भी आपको मेंशन करना है। इनफैक्ट आपको डायबिटीज नहीं है बट आपके पेरेंट्स को है, तो भी आपको ये बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। पॉलिसी लेते वक्त आपका एक फिजिकल फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होगा। अगर वो टेलीमेडिकल पे फोकस करें तो आप बाहर जाके अलग से अपना एक फुल बॉडी एग्जामिनेशन जरूर करवा लेना, और पॉलिसी लेने के बाद से आप ये प्रण ले लो, हर 6 मंथ्स में एक बार जाकर आपको फुल बॉडी चेकअप करवाना है और उनकी रिपोर्ट्स को अपनी फाइल्स में मेंटेन करना है। ये एग्जैक्ट टाइमलाइन एस्टैब्लिश करेगा आपके डिजीजेस का, ताकि आप ये प्रूव कर पाओ या रादर आपकी फैमिली प्रूव कर पाए पॉलिसी लेते वक्त आपको ना तो डायबिटीज था, ना हाइपरटेंशन था, ना ही कोई और डिजीज था। वो सारे डिजीजेस जो आपको हुए हैं जीवन में वो पॉलिसी लेने की डेट के बाद हुए हैं, विच इज वाई क्लेम पास होना चाहिए। इन रिपोर्ट्स को आप ऑफलाइन भी स्टोर करो, अपनी फैमिली को बताओ कौन सी अलमारी के कौन से वाले लॉकर में रखे हैं, गूगल ड्राइव पे भी डाल दो और उसका एक्सेस अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दो। और आजकल डिजी लॉकर में भी आपको एक गूगल ड्राइव जैसा ही फीचर मिलता है जिसमें 1 GB तक का स्टोरेज है, आप वहां पर भी अपने हेल्थ डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो। बट हाँ, पहले फिजिकल और गूगल ड्राइव जरूर कर लेना, क्योंकि डिजी लॉकर का एक्सेस अगर फैमिली मेंबर के पास नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो जो मैंने आपको हाइपर टेंशन का केस बताया था ना, जिसमें फैमिली प्रूव नहीं कर पा रही थी कि हाइपर टेंशन पॉलिसी लेने के बाद हुआ है, वो इसलिए प्रूव नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पैड्स तो दिख गए कंपनी को जिसमें हाइपर टेंशन की दवाइयां लिखी हुई हैं, बट वो प्रूफ नहीं मिला जो ये बताए कि कौन सी डेट को ये डायग्नोस हुआ था। आपको वो प्रूफ भी अपने पास रखना है। अब वैसे तो नहीं, बट अगर आपके दिमाग में फिर भी ऐसे सवाल हैं कि टर्म प्लान ही क्यों, होल लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं, यूलिप क्यों नहीं, या गारंटेड इनकम वाले प्लान क्यों नहीं, क्योंकि टर्म प्लान में तो प्रीमियम वेस्ट हो जाता है, तो पॉइंट नंबर 1, आप अपनी फैमिली के टुवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हो। एंड पॉइंट नंबर 2, ये वाला वीडियो जाके देखो। टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, क्या कवर का लेना चाहिए, राइडर कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कैसे आप स्कैम्स और मिस सेलिंग से बचते हुए टर्म प्लान लेते हैं, एंड वाई यू शुड नेवर मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, ये सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में दी है। ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आप अपने लिए बेस्ट टर्म प्लान खरीद सकते हो फ्रॉम द बेस्ट कंपनी विद एब्सोल्यूट बेस्ट पीस ऑफ माइंड। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। आई एम मनी माइंडेड मनदीप, यू वर वॉचिंग LLA। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। वाह मोदी जी वाह। कितने 15 मिनट? क्या 15 मिनट में आ जाएगा ये? 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है वापस से। पूरा और बोल दो भैया प्लीज नहीं। मैं 2 बार तो सो चुका रिकॉर्डिंग के बीच में, और नहीं।